हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आज हम घटना चक्र मंथली मैगजीन के अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे। इसमें से आज हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में आज हम पहला टॉपिक देखते हैं, फिलीपींस के सेबू में भूकंप। सेबू जो कि एक द्वीप है फिलीपींस का, यहाँ पर भूकंप देखने को मिला और यह भूकंप 30 सितंबर को आया था। फिलीपींस की स्थिति को हम देखें तो यह यूरेशियन और फिलीपीन प्लेट्स के सबडक्शन जोन पर स्थित है। सबडक्शन जोन किसे कहते हैं? तो जहाँ दो प्लेटें आपस में मिलती है, टकराती है, तो जो भारी प्लेट होती है वह नीचे की ओर रह जाता है और इस ज्वाइंट, ये जो बेंड है, इसे हम सबडक्शन जोन कहते हैं। फिलीपींस की स्थिति पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है और इसी कारण यह भूकंप और ज्वालामुखी के प्रति संवेदनशील है। हम देखें विसायस द्वीप समूह, तो विसायस द्वीप समूह के ही सेबू प्रांत, ये विसायस द्वीप समूह है और विसायस द्वीप समूह के ही सेबू प्रांत के उत्तरी भाग में यहाँ पर बोगो बे फॉल्ट है और यह भूकंप का केंद्र बिंदु था। आप मैप में फिलीपींस की स्थिति को देख लें। यह प्रशांत महासागर में है और ये सुलू सी है, इधर सेलेब सी है और ये साउथ चाइना सी है और इधर फिलीपींस सी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फिलिस्तीन अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विस्तार। फिलीपींस को हाल के दिनों में कई देशों ने मान्यता प्रदान की है। इसमें से ये देश हैं जैसे कनाडा, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल जिसने 21 सितंबर को मान्यता दी, 22 सितंबर को फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, माल्टा, मोनाको, एंडोरा इसने मान्यता दी और फिर सैन मैरिनो ने भी मान्यता दी। यह चर्चा में इसीलिए रहा क्योंकि पहली बार G7 देश जो कि कनाडा, यूके और फ्रांस, इसने भी फिलीपींस को मान्यता दी। आमतौर पर ये लोग G7 देश अमेरिका के नक्शे कदम पर चलते हैं, लेकिन हाल के दिनों में गाजा पट्टी पर हुए बमबारी और ट्रंप की कुछ बातों से नाराज होकर इन लोगों ने अमेरिका से अलग रुख अपनाया है। तो पहली बार G7 देश कनाडा, यूके और फ्रांस इसने मान्यता दी और यह मान्यता जो है न्यूयॉर्क कॉल के तहत दी गई। और न्यूयॉर्क कॉल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो फ्रांस और सऊदी अरब न्यूयॉर्क कॉल का नेतृत्व कर रहे थे। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा में देशों से आह्वान किया गया था कि आप जो है फिलिस्तीन को मान्यता दें। UNSC अर्थात यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 4 सदस्य देश चीन, फ्रांस, रूस और यूके, इस तरह हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 4 सदस्य जो कि चीन, फ्रांस, रूस और यूनाइटेड किंगडम है, ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। G7 के 14 देश भी अब तक मान्यता दे चुके हैं और इस तरह हम देखें तो कुल 157 देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी यह एक देश के तौर पर मान्य नहीं है क्योंकि अमेरिका द्वारा वीटो लगा दिया जाता है। भारत जो है नवंबर 1988 में ही फिलीपींस को मान्यता दे चुका था। इसके अलावा यूनेस्को, ICC, अरब लीग, OIC ये सभी संगठन जो हैं फिलीपींस को एक देश के तौर पर मान्यता देते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलीपींस की स्थिति क्या है,
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलीपींस एक नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट है, अर्थात यह ऑब्जर्वर स्टेट है। यह मतदान नहीं दे सकता है, यह भाग ले सकता है चर्चा में, लेकिन यह मत नहीं दे सकता। इसे आप ध्यान में रखेंगे। किसी भी देश को या हम कहें कि राज्य को मान्यता जो है मोंटेवीडियो कन्वेंशन 1933 के तहत दी जाती है, और मोंटेवीडियो कन्वेंशन 1933 में राज्य को, किसी भी राज्य को मान्यता देने के लिए 4 मानदंड निर्धारित किए गए हैं, और ये 4 मानदंड हैं: अस्थायी जनसंख्या, निश्चित भूभाग और वहाँ एक सरकार हो, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता हो। इसके तहत हम देखें तो फिलीपींस के पास अस्थायी जनसंख्या है, निश्चित भू क्षेत्र है, सरकार भी है, अन्य राज्यों से संबंध भी यह स्थापित करता है। हालांकि अमेरिका के वीटो पावर के कारण यह जो है अभी तक संयुक्त राष्ट्र का सदस्य नहीं है। यह नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की तरह, इसकी स्थिति नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट की है। हम देखें तो फिलिस्तीन को दरअसल देखा जाए तो यह 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा जो कि गाजा पट्टी है, और यहाँ हमास का नियंत्रण है, जिसके साथ इजराइल का भी युद्ध चल रहा है। और हम इस एरिया को देखें तो यह वेस्ट बैंक कहलाता है, और ये भी फिलिस्तीन का हिस्सा है। यहाँ जो है हमास का नियंत्रण नहीं है। हम इसकी स्थिति को देख लेते हैं तो गाजा पट्टी जो कि भूमध्य सागर से लगे हुए क्षेत्र हैं, जबकि जो वेस्ट बैंक है यह लैंडलॉक्ड है। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को, H-1B वीज़ा। यह चर्चा में रहा है क्योंकि इसके ऊपर ट्रंप महोदय ने वृहद अनिवार्य शुल्क लगाया है, जो कि $1,00,000 है। भारतीय रुपये में बात करें तो 88.7 लाख रुपये। ये जो है वृहद अनिवार्य शुल्क 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया। H-1B वीज़ा की बात करें तो इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। यह एक अस्थायी अमेरिकी वर्क वीज़ा है जो सामान्यतः 3 वर्ष के लिए जारी करता है। इसे फर्दर 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। यदि व्यक्ति ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल है, इसके मानदंडों को पूरा करता है, तो इसे 6 वर्ष से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह जो है लॉटरी के द्वारा अलॉट होता है और लगभग प्रति वर्ष 65,000 व्यक्तियों को दिया जाता है। साथ ही साथ 20,000 ऐसे व्यक्ति को H-1B वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है जो कि किसी अमेरिकी संस्थान से मास्टर या उत्तर डिग्री कर चुके हैं और वो वहाँ जॉब करना चाहते हैं। वर्ष 2024 की हम यदि बात करें, इसके आंकड़ों को देखें तो 71% भारतीय जो थे H-1B वीज़ा धारक हुए थे। जबकि 11.60% चीनी नागरिक दूसरे स्थान पर H-1B वीज़ा धारक थे। अब हम देखते हैं रागासा या कहें कि नांदो। रागासा या नांदो क्या है? तो रागासा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसकी उत्पत्ति याप द्वीप के उत्तर में हुई। रागासा एक फिलीपीनी शब्द है जिसका अर्थ होता है गतिशीलता का अचानक तीव्र हो जाना। इसका नामकरण, रागासा का नामकरण जापान द्वारा किया गया था, जापानी एजेंसी द्वारा किया गया था, और नांदो का नामकरण फिलीपींस द्वारा किया गया था। इसके प्रभाव क्षेत्र की यदि हम बात करें तो यह फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, दक्षिणी चीन और वियतनाम को प्रभावित किया था। इससे संबंधित हम कुछ क्षेत्रों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मताइन
क्रीक बैरियर झील। मताइन क्रीक बैरियर झील यह कहाँ है? तो यह ताइवान में स्थित है। पनवितन द्वीप कहाँ है? तो फिलीपींस में स्थित है। और हैलिंग द्वीप कहाँ है? तो यह दक्षिणी चीन में स्थित है। आप इस मैप में इसकी स्थिति को देख सकते हैं। यह है फिलीपींस ना, और ये ताइवान, चाइना और इधर वियतनाम, ये सभी इस चक्रवात से प्रभावित रहे हैं। अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं, ऑपरेशन समिट ऑफ फायर। ऑपरेशन समिट ऑफ फायर किसके द्वारा चलाया गया? तो यह इजराइल के द्वारा चलाया गया था। यह दोहा जो कि कतर की राजधानी है, यहाँ हमास के वरिष्ठ नेताओं पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें उसके कई वरिष्ठ नेता मारे गए थे। कतर में ही अल उदीद एयरबेस है, और अल उदीद एयरबेस प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ यूएस सेंट्रल कमांड का अग्रिम मुख्यालय है, और यह मुख्यालय जो है मध्य पूर्व में यूएसए का सबसे बड़ा बेस है, और इसीलिए अल उदीद एयरबेस चर्चा में रहा। यदि हम बात करें तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ इस एयर स्ट्राइक के? तो दोहा में ही अरब लीग एवं ओआईसी की आपात शिखर बैठक हुई, और जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि क्यों न हम लोग भी एक नाटो जैसा ही अरब इस्लामिक रक्षा संगठन बना लें, अर्थात जैसा कि नाटो के आर्टिकल 5 में है कि एक देश पर हमला सभी देशों पर हमला माना जाएगा, सभी नाटो सदस्यों पर हमला माना जाएगा। उसी तरीके का इन लोगों ने भी, अरब लीग और ओआईसी के देशों ने गठबंधन बनाने पर विचार किया। इसके अलावा इस घटना की प्रतिक्रिया में रियाद जो कि सऊदी अरब में है, यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान में रणनीतिक रक्षा समझौता हुआ। इस रक्षा समझौते के तहत एक देश पर हमला अर्थात पाकिस्तान या सऊदी पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा, ऐसा समझौता इन लोगों ने किया। तो यह समझौता कहाँ हुआ? तो रियाद में हुआ। इससे रिलेटेड एक टर्म है अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौता 2020-21 में हो गया था। इसके तहत बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान, इसने इजराइल को मान्यता दी थी। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्षेत्र हमेशा चर्चा में रहे हैं। तो अब्राहम समझौता किससे संबंधित है? यह इजराइल को मान्यता देने से संबंधित है। और अब्राहम समझौता से जुड़े हुए देश कौन कौन हैं? तो इसके नाम आपको याद रखने हैं, बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान। ध्यान देना है, बहरीन, यूएई, मोरक्को और सूडान, सऊदी नहीं है। यदि हम देखें इसके स्थिति को, तो कतर की राजधानी है दोहा। इसे आप देखें, यह पर्शियन गल्फ है, और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जो कि ईरान और ओमान के बीच है। ये है बहरीन की राजधानी मनामा, कतर की राजधानी दोहा। अब हम देखते हैं गजा में जनसंहार पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र जांच आयोग की रिपोर्ट। यूएनएचआरसी अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने गजा में नरसंहार के मुद्दे पर जांच रिपोर्ट सौंपी है। इसके अध्यक्ष हमसे पूछे जा सकते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नवी पिल्ले जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। और इसके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें मिलुन कोठारी जो कि भारत से हैं, और क्रिस सिडोटी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। और इस आयोग ने इजराइल को जीनोसाइड कन्वेंशन 1948 के तहत दोषी पाया। बात करें यूएनएचआरसी अर्थात यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका गठन 15 मार्च 2006 को हुआ था। इससे पूर्व यह कमीशन ऑन ह्यूमन राइट नाम से था।
जबकि UNHRC का गठन की बात करें तो यह 2006 में बना। इसके 47 मेंबर होते हैं, जो कि इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। मॉरिशस के PM की भारत यात्रा। मॉरिशस के PM की भारत यात्रा ये जो है कब हुई, तो 9 से 16 सितंबर 2025 के बीच हुआ। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो नवीन चंद्र राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। भारत ने मॉरिशस को $680 मिलियन की विशेष आर्थिक पैकेज की सहायता दी। देखिए, आमतौर पे जो द्विपक्षीय वार्ता होती है वह हैदराबाद हाउस दिल्ली में होता है, लेकिन यह द्विपक्षीय वार्ता जो है वाराणसी के ताज होटल में हुई और इसीलिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और PM मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ पर हुई, तो ताज होटल वाराणसी में हुई। इससे पहले मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का भी मॉरिशस दौरा हुआ था और इस दौरे के तहत क्या हुआ था कि मॉरिशस और भारत के संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था, अर्थात इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। और अब जब मॉरिशस के PM की भारत यात्रा हुई है, इसके तहत इसे और सशक्त करने की बात की गई है। कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं मॉरिशस से संबंधित। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र। भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो यह मॉरिशस में खोला गया है। UPI और रुपे कार्ड की भी शुरुआत मॉरिशस में की गई है। और यदि हम बात करें तो मॉरिशस जो है FDI का अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो पहला बड़ा स्रोत कौन है FDI का, तो FDI का पहला बड़ा स्रोत है सिंगापुर। इसे भी आप याद रखेंगे। मॉरिशस की स्थिति को देख लेते हैं। मॉरिशस जो है हिंद महासागर में स्थित एक देश है। ये देखिए, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के ठीक बगल में मॉरिशस है। इसी में आप देखें तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। इससे आप ऊपर देखें तो रोड्रिक आइलैंड है। हमारा अगला टॉपिक है ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम। ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम कहाँ है, तो अफ्रीका में है। और अफ्रीका में भी कहाँ है, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इथियोपिया में है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है और इसकी क्षमता 5150 मेगावाट की है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, ध्यान देना है। और यह कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो ब्लू नील नदी पर यह स्थित है। ब्लू नील जो है नील नदी की एक सहायक नदी है। हम इसके उद्गम को देखें तो नील नदी या वाइट नील नदी, तो नील नदी जो कि लेक विक्टोरिया अर्थात विक्टोरिया झील से निकलती है, इस समय यह वाइट नील के नाम से जानी जाती है। और लेक टाना झील से ब्लू नील नदी निकलती है, जो कि खार्तूम में जाकर मिल जाती है, खार्तूम सूडान में, और इससे आगे यह नील नदी कहलाती है और यह अंततः भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है। यहीं पर इथियोपिया में ग्रैंड रेनेसां डैम है। तो जाहिर सी बात है इसके जल प्रवाह में बाधा आएगी, तो इसीलिए आप देखेंगे मिस्र और सूडान ने इस पर आपत्ति व्यक्त की है, साथ ही साथ एक व्यापक समझौते की बात कही है। अब हम देखते हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 को। विश्व प्रतिभा रैंकिंग
जिसमें कि 69 देश शामिल हैं या 69 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी किया गया है। इसके तहत प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग के तहत प्रथम स्थान पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। द्वितीय स्थान लग्जमबर्ग रखता है और तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। भारत की स्थिति की हम बात करें तो भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। 63वें स्थान पर भारत है, जो कि 36.07 स्कोर के साथ है। 2024 में यह 58वें स्थान पर था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग में अंतिम स्थान अर्थात 69वां स्थान कौन रखता है? तो मंगोलिया रखता है। इसमें हम देखेंगे कि पहला स्थान कौन है? स्विट्जरलैंड। भारत की स्थिति 63वां है और अंतिम स्थान मंगोलिया है। अब हम देखते हैं SCO शिखर सम्मेलन 2025। SCO शिखर सम्मेलन, इसके डेट को आपको याद रखना है कि कब हुआ था। SCO शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025। यह 25वां शिखर सम्मेलन का आप याद रख सकते हैं, सिंपल है याद रखना। 25वां है तो 2025 है। तो कौन सा नंबर का है? 2025 में 25वां है। कहाँ हुआ था? तो तियानजिन चीन में हुआ था। थीम और मोटो इसे भी आप देख लें। थीम, इसकी थीम थी अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव। देखिए अपहोल्डिंग, यहाँ थीम में अपहोल्डिंग की बात की गई, अपहोल्डिंग द संघाई स्पिरिट, और SCO ऑन द मूव है। और जबकि मोटो में एडवांसिंग है, मोटो में एडवांसिंग द संघाई स्पिरिट, SCO इन एक्शन है। इस अंतर को बस ध्यान में रखना है। और इससे तियानजिन घोषणा पत्र जारी हुआ। इसके तहत SCO विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए, जैसे एंटी ड्रग सेंटर। एंटी ड्रग सेंटर की स्थापना कहाँ की जानी है? दुशांबे में। और यूनिवर्सल सेंटर की स्थापना कहाँ की जानी है? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। SCO के बारे में कुछ तथ्यों को देखें। SCO की स्थापना कब हुई थी? SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक देश हैं। जबकि भारत और पाकिस्तान एक साथ 2017 में SCO के पूर्ण सदस्य बने। ईरान 2023 में सदस्य बना और बेलारूस 2024 में सदस्य बना। इस तरह वर्तमान में SCO के कितने पूर्ण सदस्य हैं, इसे आप याद रखेंगे, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। SCO के 10 पूर्ण सदस्य हैं, जबकि 17 SCO के पार्टनर कंट्री हैं। 2025 में प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा हुआ SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए। दरअसल 2025 में भारत और चीन राजनयिक संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। PM मोदी की चीन यात्रा हुई तो इन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात की और जिनपिंग को आमंत्रित किया 18वें ब्रिक्स सम्मेलन 2026 के लिए। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन 2026 कहाँ होना है? तो यह भारत में होना है और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को आमंत्रित किया। यह एक फैक्ट है। चोलपोन आटा ये एक शहर है। चोलपोन आटा क्या है? ये एक शहर है। कहाँ का है? किर्गिस्तान का है। आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला तो चोलपोन आटा क्या है? चोलपोन आटा एक शहर है, किर्गिस्तान में है। यहाँ पर 2026 में 26वां SCO समिट होना है। हम इसलिए भी याद रखेंगे 26वां SCO समिट 2026 कहाँ होनी है? तो किर्गिस्तान में होनी है। चोलपोन आटा को, इस शहर को 2025-26 के लिए SCO की पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित की गई है और यह फैक्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये एग्जाम में अवश्य पूछा जा सकता है। अब हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में कुनार, नांगरहार, लंगमान बेल्ट
देखिए कुनार, नांगरहार, लंघमान बेल्ट में घातक भूकंप आया था। यह क्षेत्र जो है यह भारतीय प्लेट और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेट जंक्शन पर स्थित है और इसीलिए ये क्षेत्र भी भूकंप के प्रति संवेदनशील है। यहाँ पर व्यापक जानमाल की क्षति हुई। आप मैप में अफगानिस्तान की स्थिति और इसके पड़ोसी देशों को देख लेंगे और इसे याद रखेंगे। अफगानिस्तान की सीमा देख लीजिए किससे मिलती है, तुर्कमेनिस्तान के, उज्बेकिस्तान से, ताजिकिस्तान से, चीन से, भारतीय क्षेत्र जो कि वर्तमान में POK है इससे, और पाकिस्तान से तो है और ईरान से। अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।